नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई। जैसे किसी पेड़ के लिए जड़ों तक पानी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर हमें मजबूत करनी है तो उसकी जड़ों तक, मतलब देश की जड़ें हैं गांव, और गांव तक अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं पहुंची तो उस लोकतंत्र का कोई फ़ायदा नहीं। पंचायती राज व्यवस्था 1992 के अंदर लागू की गई और 1992 के अंदर इसको संविधानिक दर्जा मिला। हम ये पढ़ेंगे कि जब हमारा संविधान 1950 में बन गया था तो उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में आने में 1992 का समय क्यों लगा, इतना समय क्यों लगा, क्या वजह रही थी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है सिर्फ एक आर्टिकल 40 के रूप में संविधान में दी गई थी कि हम पंचायतों का गठन कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 40 में ये दिया गया था संविधान के अंदर, लेकिन उसको अलग से एक नया शेड्यूल, एक नया ग्रुप दिया गया बना करके संविधान के अंदर 1992 में, 1992 में। तो ऐसी क्या वजह थी, वो वजह हम पढ़ेंगे। इसकी मजबूती कितनी है, संविधान को कितना मजबूत करती है, क्योंकि हमारा भारत जो है वो गांव में बसता है और जब तक हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे तब तक इस लोकतंत्र की प्रकाष्ठा करना बड़ी ही एक अजीब बात होगी, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब उसकी जड़ों तक पानी पहुंचे, मतलब उसकी जड़ों तक उस व्यवस्था को पहुंचाया जाए। अब हम आगे पढ़ेंगे शासन कितने प्रकार के होते हैं। हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से, क्या ये पंचायती राज व्यवस्था अभी आई थी, क्या ये अंग्रेजों के समय में थी या उससे पहले भी थी, या हम कहें कि भी हमारे आदिकाल से ये व्यवस्था चली आ रही है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, और उसके बाद शहरों को मजबूत करने के लिए, शहरी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, 74th अमेंडमेंट हुआ था 1992, 1992 में, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी को अलग से एक क्या नाम है आर्टिकल या एक ग्रुप में डाला गया था। हमें कह सकते हैं एक भाग बना करके दिया गया था संविधान के अंदर। तो ऐसा क्यों हुआ उस टाइम पर, दो तीन गवर्नमेंट ने ऐसा काम करने की कोशिश की, काफ़ी सारी कमेटियां बनाई गई। उन कमेटियों के परामर्श या उन कमेटियों के सजेशन देने के बाद यह व्यवस्था हमारे संविधान में लागू हुई है। आज आप जो सरपंच चुनते हैं या सरपंच के द्वारा जो थोड़ा बहुत गांव में काम किया जाता है, गांव की मजबूत दिया जाता है, मजबूती दी जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी संविधान संशोधन की वजह से है, जिसकी वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होने लगी है। लेकिन 28 साल अभी हो गए इसको, ये इतनी मजबूत नहीं हो पाई, उसकी क्या वजह रही हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अब क्या है, बेसिक चीज़ आपको ये समझनी है कि हमारा जो संविधान है, ऐसी ऐसी कौन कौन सी वजह थी जिस संविधान संशोधन में कई सरकारों ने कई कमेटियां गठित की। उन सारी कमेटियों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अब एक चीज़ और आपको समझनी है कि जो ये शासन है तीन प्रकार से किया जाता है। शासन हम कहें तीन प्रकार से है, कैसे है समझे। केंद्र सरकार के द्वारा एक शासन व्यवस्था की गई है, उस शासन व्यवस्था को टीयर 1 में जोड़ते हैं हम, ये है यूनियन गवर्नमेंट। दूसरी व्यवस्था के बारे में बात करेंगे हम, स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य प्रोवाइड करता है। और तीसरी व्यवस्था है रूरल लोकल गवर्नमेंट। यह रूरल रूरल लोकल गवर्नमेंट ही है जिसकी वजह से गांव तक विकास की भावना या विकास की धारा पहुंची है। ये पंचायती राज दो भागों में है। पंचायती राज गांव के लिए, म्यूनिसिपैलिटी शहरों के लिए। गांव के लेवल पर ये तीन तरह से शासन की व्यवस्था इसमें बताई गई है। गांव में जो सरपंच चुना जाता है विलेज पंचायत, या हम कहीं दूसरे लेवल इंटरमीडिएटरी मीडियरी लेवल है, ये लेवल जो है ये व्यवस्था करेगा पंचायती राज के अंदर दूसरे लेवल की, जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत और गांव की जो सरपंच वाली पंचायत है उसके बीच का लेवल है। ब्लॉक लेवल पंचायत इसको बोल सकते हैं हम, या पंचायत समिति इसको हम बोल सकते हैं। और तीसरा है जिला पंचायत या डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ये तीन प्रकार से पंचायतों को बांटा गया है। दूसरा है म्यूनिसिपैलिटी।
नगर निगम, नगर पालिका, बड़े बड़े शहरों के लिए, महानगरों के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। बाकी ये जो व्यवस्था है ये हम 1992 जो 74th अमेंडमेंट था उसके तहत पढ़ेंगे। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 प्रकार की शासन व्यवस्था आई है। पहले ये 2 ही शासन व्यवस्था थी, संविधान जब बना, आज़ादी जब मिली। ये तीसरी शासन व्यवस्था 1992 में आई थी और 24 अप्रैल 1993 से ये पूरे देश में लागू हो गई थी। पूरे देश में अब इसी प्रकार से शासन व्यवस्था देना कंपलसरी था। इससे पहले आर्टिकल नंबर 40 मतलब हम कहें जो हमारा आर्टिकल नंबर 40 था ये बोलता था कि गांव में या हम पंचायत का गठन कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। मतलब और वो नॉन जस्टिशिएबल हैं, उनके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। वो सब हम पढ़ेंगे। अब आप देखो कैसे ये सारी चीज़ें आई। अब है इसका मतलब समझो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण, मतलब अगर हम किसी एक व्यवस्था जिसमें केंद्र का ही शासन है और वो जो अब और जो पावर है वो ना तो राज्यों को दे और सारी पावर सिर्फ अपने हाथ में ही रखे, उसको बोलते हैं केंद्रीकरण। और दूसरा है अगर हम बात करें दूसरी शासन व्यवस्था विकेंद्रीयकरण। तो आप ये समझो ये केंद्रीयकरण जो था और ये विकेंद्रीयकरण जो था, 1857 की क्रांति हुई थी, आप सभी को पता होगा, 1857 की। उसको इंग्लिश में बोला जाता है सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय म्यूटिनी। आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, आपने इन सभी का नाम सुना है। तो ये पहले था केंद्रीयकरण। अंग्रेजों ने सेंट्रलाइजेशन किया हुआ था, सब कुछ अपने हाथ में रखते थे। 1857 की जब क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन करना शुरू कर दिया। मतलब थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे हम कहेंगे भी एक बूंद बूंद बूंद, तो बूंद बूंद की तरह थोड़ा थोड़ी व्यवस्था जो भारत के लोग थे उनको देनी शुरू कर दी, थोड़ी थोड़ी उनकी भागीदारी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि इस क्रांति की वजह उन्हें यही लगी कि सारा का सारा सेंट्रलाइजेशन की वजह से है। तो ये विकेंद्रीयकरण जो आज भी हम कहें, मतलब आप ही समझो सेंट्रलाइजेशन, केंद्र सरकार ये चाहती है कि सारी पावर मेरे पास रहें, वो थोड़ी बहुत पावर राज्यों को देती है। ऐसे ही राज्य सरकार ये सोचती है कि राज्य के पास वो सारी पावर रहें, वो पावर बहुत कम ही पंचायती राज को देती है। क्यों? क्योंकि नेतागिरी की बात है। जो बड़े नेता है वो सोचते हैं अगर गांव के लेवल पर एक सरपंच को लोग जानेंगे, सरपंच मानेंगे कि भी सरपंच के पास इतना सारा फंड है, इतना सारा फंड उसने गांव पे लगा दिया, तो फिर उसकी उनकी राजनीति ज़्यादा चमकेगी। और जो राज्य की और केंद्र सरकार की इन सब की राजनीति पर थोड़ा सा हम कहें कि भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोग तो जुड़े हुए हैं सरपंचों से, या लोग जुड़े हुए हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से, तो लोग उन्हीं को नेता मानने लग जाएंगे। इसी वजह से जो बड़े नेता हैं शायद ऐसा सोचते होंगे या ऐसा उन्होंने किया होगा, क्योंकि आज भी 28 साल हो गए और ये इस व्यवस्था जो हमारी क्या नाम है पंचायती राज व्यवस्था है, जितनी मजबूती मिलनी चाहिए थी उतनी मजबूती नहीं मिली, क्योंकि फंड का अभाव था। किसी भी चीज़ के लिए फंड की बहुत ज़रूरत होती है। केंद्र सरकार कुछ फंड देती है राज्य सरकारों को, राज्य सरकार थोड़ा सा उसमें से फंड देती है जो पंचायती राज व्यवस्था को। इसलिए जो लोअर लेवल पर है वहाँ पर फंड की कमी की वजह से कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाते। तो ये व्यवस्था वही है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। जब ये डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे तरीके से हो जाएगा तो आप ये समझ लेना ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छे से चमकेगी और ग्रामीण या ग्रामीण परिवेश से भी बड़े अच्छे अच्छे नेता निकलेंगे। अब है ये मैंने बताया संविधान संशोधन 1992 जो हुआ था, इस संविधान संशोधन 1992 से पहले क्या बोलते हैं, संविधान में ये व्यवस्था दी गई थी आर्टिकल नंबर 40 के अंदर कि आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए पंचायतों का एक संगठन बना सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। लेकिन यह क्या था, यह व्यवस्था थी
नॉन जस्टिशिएबल, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर पंचायतें बनी या नहीं बनी कोई फर्क नहीं पड़ता, उन पंचायतों के चुनाव हुए या नहीं हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप कोर्ट में भी चले गए तो आप वहाँ पर जाकर भी आपको निराशा ही मिलेगी, क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, इनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इसलिए कई सरकारों ने, राज्य की सरकारों ने इसी का फ़ायदा उठाया और राज्यों के अंदर पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव प्रक्रिया नहीं करवाई। बिहार जैसा राज्य एक इसका एग्जाम्पल है, जिससे 20 20 सालों से ज़्यादा तक उसने वहाँ पर चुनाव नहीं करवाए। तो और भी काफ़ी राज्य हैं, बिहार का अकेला एग्जाम्पल नहीं है। ज़्यादातर राज्य निष्क्रिय थे, वो अपनी पावर को पंचायतों को बांटना नहीं चाहते थे। इसी की वजह से ही क्या किया गया, संविधान संशोधन किया गया, ताकि सभी लोग माने और कोर्ट में भी जाया जा सके। देखो आप समझो इसी चीज को कि जो हमारा ग्रास विद रूट्स एंड ग्रास विदाउट रूट, इसका मीनिंग क्या है। अब देखो ग्रास विद रूट्स एंड ग्रास विदाउट रूट्स, इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझो। जो पंचायती राज व्यवस्था है ये रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। इस रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था बिल्कुल गांव तक पहुंच जाए तो ग्रास रूट लेवल बोलेंगे, और लोकतांत्रिक व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथ में रहे, गांव तक ना पहुंचे तो उसको बोलेंगे ग्रास विदाउट रूट। मतलब अगर ये व्यवस्था ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में दे दी जाए, सिर्फ ब्यूरोक्रेट ही चलाएंगे, तो ये ग्रास विदाउट रूट होगी, क्योंकि लोकतंत्र गांव की सीमा तक, गांव के लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। ये बात कई अलग अलग कमेटियों ने कही थी, उन कमेटियों के बारे में बताऊंगा। अशोक मेहता कमेटी कौन सी थी, या हम कहें जो दूसरी कमेटीज और भी थी, LM सिंघवी कमेटी थी, या हम कहें एक तीसरी कमेटी और थी। ये कमेटी क्यों बनी, GV के राव कमेटी क्यों बनी, और उन्होंने अपनी क्या क्या चीज़ें बताई, ग्रास रूट लेवल, ग्रास विदाउट रूट। तो इसका मतलब आप समझ गए, अगर इस व्यवस्था को आपने पावर दे दी तो ग्रास रूट लेवल तक वो चीज़ पहुंच गई, और इस व्यवस्था को आपने पावर नहीं दी तो ग्रास विदाउट रूट है। आज भी 28 साल हो गए, आप ये कह सकते हो इतनी मजबूती नहीं हुई है, क्योंकि जो डिसेंट्रलाइजेशन है, सत्ता का विकेंद्रीयकरण, जब तक यह नहीं होगा, जब तक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार को ताकत दे, पावर दे, और राज्य सरकार पंचायतों को पावर दे, तब ही यह पॉसिबल हो पाएगा कि हमारा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो बनाए गए हैं उसने अपना काम सही ढंग से कर दिया है, और सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं लोकतंत्र की ग्रामीण परिवेश तक पहुंच पाई है। अब इसी चीज को हम आगे अगर पढ़ें, अब आता है एवोल्यूशन। भाई क्या ये पंचायती राज सिर्फ अभी बनाया गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था वैदिक काल से चली आ रही है। हम कहें पंचायतन एक वर्ड था संस्कृत में लिखा हुआ, उसका मतलब था ग्रुप ऑफ 5%, पंचायतन 5, ग्रुप ऑफ 5%। ऋग्वेद में भी सभा समिति इन सभी का जिक्र है, और हम कहें कि हमारे महाभारत और रामायण है उसमें भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मतलब छोटे छोटे भाग, छोटी छोटी चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे पुर है, जनपद है, या हम कहें तीसरे लेवल है, मतलब गांव और शहरों को रामायण महाभारत में भी छोटे छोटे उसमें ग्रुप में बताया गया है। तो आप ये कह सकते हो कि पंचायती राज व्यवस्था कोई नई नहीं है, ये वैदिक काल से चली आ रही है, और ये वैदिक काल से चली आ रही है, लेकिन ये कहाँ कमज़ोर हुई, कहाँ पर मजबूत हुई, इन सब के बारे में आगे पढ़ते हैं। अब है एंशियंट पीरियड की अगर हम बात करें, एंशियंट पीरियड में जो हमारा वो था, क्या बोलते हैं, जो टाउन है उसको पुर के नाम से बोला गया है, और उसका जो चीफ है उसको नगरिक बोला गया है। लोकल बॉडीज थी उस टाइम पर, रॉयल इंटरफेरेंस, राजा का कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस उसमें नहीं था। आप ये समझें कि भी कितनी शांति से ये सारी चीज़ चल रही थी। मौर्य और पोस्ट मौर्य पीरियड में भी जो बुजुर्ग थे
उनको रखा, वो रहते थे और वो अपनी सारी की सारी जो अपने कहें एक्सपीरियंस थे वो सारे शेयर करते थे। तो मतलब क्या उसको एक बनाया जाता था कि भाई ये हमारा लीडर है, ये हमारे बात को हम इसकी बात को मानेंगे। अलग अलग हम पीरियड में गुप्ता पीरियड की बात कर लें या हम दूसरे और अलग पीरियड की बात करें तो गांव के जो हेडमैन था, जो गांव का सरपंच कह लें, उसको ग्रामपति बोला गया था। अब जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल जो नाम था विश्वपति था। अब कह रहा है कि भी ये जो सिस्टम था इसके अंदर वुमेन्स को पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया था कहीं भी, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था हम इसे नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी इसको हम ये कहेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली एक व्यवस्था थी। ये आदिकाल से चली आ रही थी, ऐसा नहीं है ये अभी चली है या सिर्फ हमारी जो सरकार है उन्होंने ही ऐसा किया है। अब आगे हम कहें यह मेडाइवल पीरियड के अंदर भी प्रोविंसेस उनको विलायत बोला गया है। और आप ये कह सकते हो कि भी पटवारी व्यवस्था, जो ये व्यवस्था आई थी, पटवारी जब से आने लगे थे रेवेन्यूज के लिए, या हम कहीं चौधरी आने लगे थे जो डिस्प्यूट सेटल करेंगे और पंच की सहायता से, इसकी वजह से कास्टिज्म सिस्टम बहुत ग्रो करने लग गया था। और जो ये है व्यवस्था थी, जो एक सरपंच हम कहें या गांव जो हम कहें ग्रामपति जो वर्ड यूज किया गया है, या पंचायतन, इन ये सारी व्यवस्था कमजोर पड़ती शुरू हो गई थी जातियों की वजह से, जातिगत भावनाओं की वजह से, या हम कहें कुछ लालच की वजह से। जो एक गांव का जो माहौल था वो खराब होने लगा था। और अभी भी मुगल्स इसके दौरान हम कहें कि भी इसने धीरे धीरे सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म कर दिया और वुमेन्स का पार्टिसिपेशन अभी भी नहीं था। तो आप समझो लोकतांत्रिक व्यवस्था तो अभी भी नहीं थी क्योंकि महिलाओं की भागीदारी इसमें नहीं दी हुई थी। अब हम बात करें आज़ादी के दौरान एक रिवोल्ट हुआ था 1857 का। ये 1857 का जो रिवोल्ट था ये क्यों हुआ था? ये इसी वजह से हुआ था, अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को बहुत ही कमज़ोर बना दिया था। विलेज पंचायत थी, उसने अपनी स्वायत्ता, उसने अपनी इंडिपेंडेंसी खो दी थी अंग्रेजों के आने के बाद। और इसी की वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था। इसमें बहुत से लोग थे, आप सभी को उनके नाम पता होंगे इतिहास के अगर आपने जानकारी ले रखी है तो। उसमें सबसे प्रमुख जो महिलाओं में है रानी लक्ष्मीबाई का नाम बड़ा ही फेमस है। तो आप समझो यहाँ से फिर शुरुआत हुई, अंग्रेजों को ये लगा कि भाई इस विद्रोह की वजह जो है वही है सेंट्रलाइजेशन, इसलिए इस केंद्रीकरण को खत्म करके डिसेंट्रलाइजेशन लाना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइजेशन लाने में मायो जो एक रेजोल्यूशन था उसने पास किया कि भाई हम थोड़ी सी स्वायत्ता, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी होनी चाहिए। और इन्होंने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनने शुरू कर दिए अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज, शहरों के अंदर लोकल लोगों को, ताकि लोकल लोगों से टैक्स लिया जाए और लोकल लोगों पर थोड़ा सा लगा दिया जाए ताकि वो खुश रहें। इसने शुरुआत कर दी लॉर्ड मायो ने। लेकिन उसके बाद जो फादर बोला जाता है वो लॉर्ड रिपन बोला जाता है, उसने 1882 में शुरुआत कर दी थी। जित इसी को बोला गया मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल डेमोक्रेसी इन इंडिया, या हम हमारी देसी भाषा में कह सकते हैं रामबाण। हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हमारे गाँव में आई थी उसका रामबाण बोला गया है। तो हम कहेंगे फादर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम कहेंगे भी एक फादर किसे नाम दिया गया है, तो लॉर्ड रिपन को दिया गया है इस व्यवस्था के अंदर। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने अंग्रेजों के दौरान ऐसे शुरुआत की थी, तो लॉर्ड रिपन। अब है नेक्स्ट है अंग्रेजों के बाद ये व्यवस्था और भी थोड़ी थोड़ी उन्होंने मजबूत, थोड़ी थोड़ी हम कहेंगे, ज़्यादा तो मजबूत करनी नहीं, वो क्यों करेंगे, लेकिन कुछ कुछ उन्होंने मजबूत करनी शुरू कर दी थी। एक कमीशन बनाया था रॉयल कमीशन ऑन सेंट्रलाइजेशन, के सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बूस्ट अप करना चाहिए, उनकी कुछ वैल्यू है। एक फिर उसके बाद काफ़ी सारे रिफॉर्म्स इन्होंने किए थे, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स किया था। और उसके बाद इन सभी ने कोशिश की थी कि हमें थोड़ा थोड़ा पावर्स दे दी जाएं, थोड़ी थोड़ी लोकल चीज़ों को मजबूती प्रदान कर दी जाएं। लेकिन ये चीज़ें कहने की ओर थी, करने की इतनी नहीं थी। मतलब कहते तो ये बहुत कुछ थे, हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, लेकिन इतना सब कुछ इन्होंने नहीं दिया। अगर ये ऐसा करते तो हमारे देश में आंदोलन करने के लिए भगत सिंह जैसे नेताओं, भगत सिंह जैसे जो क्रांतिकारी थे उन वो अपनी शहादत ना देते। और जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर, या हम कहीं बाकी के जो लीडर थे जो बने हैं, जिनकी वजह जिनको राजगद्दी मिली है, या महात्मा गांधी के प्रयास नहीं करने पड़ते आज़ादी के लिए। ये आज़ादी इसलिए ही उन्होंने मांगी है क्योंकि ये सिर्फ कागज़ों पर थी सारी चीज़ें,
हालांकि 1925 के अंदर कुछ ना कुछ पंचायत के कानून बनाए गए 6 राज्यों के अंदर, और टैक्स की भी कुछ व्यवस्था करी गई कि भी वो टैक्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो अनअफेक्टेड, मतलब क्या है, फिर भी उनकी जो पोजीशन थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी उस टाइम पर भी। कहने हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, ये वाला सिस्टम था अंग्रेज़ों के टाइम पे। अब क्या था, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें हम, हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको भी ऐसा नहीं लगा कि हमें संविधान में इसको डालना, ज़्यादा मजबूती से डालना चाहिए। हालांकि ये महात्मा गांधी जी से ये सभी के सभी जो लीडर थे ये सजेशन लेने के लिए आते थे, और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप जब तक, अगर आप पंचायती राज को संविधान में नहीं लगाते हैं या उसके पॉइंट नहीं लिखते हैं तो आप मेरे पास सजेशन लेने मत आया करें। तो महात्मा गांधी जी की वजह से सिर्फ एक ही हम ये कह सकते हैं, आर्टिकल 40 के रूप में और आर्टिकल 226 के रूप में हम ये कह सकते हैं, संविधान के अंदर थोड़ी सी इसको जगह मिली पंचायती व्यवस्था को। पंचायत, लेकिन बी आर अम्बेडकर है या जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ये लोग कम इच्छा थी इनकी है कि हम इस व्यवस्था को और ज़्यादा जगह दें। सिर्फ उन्होंने यहीं पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसको डाल दिया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोला जाता है इनको। तो हम कहते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्टिकल 40 के रूप में इसको डाल दिया गया। लेकिन ये क्या वजह थी, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो जाति की वजह से, जातियों की वजह से, धर्म की वजह से एक ताना बाना जो समाज का था वो अलग अलग रूप में था। और इस वजह से बी आर अम्बेडकर ये सोचते थे कि भी ये अभी क्या नाम है, इसको अगर हमने मजबूती दी तो शायद ये अपना क्या नाम है, जो वहाँ पर सिचुएशन पहले से थी गाँव के अंदर, क्या पता वो उस व्यवस्था को और ख़राब कर दे। तो इस वजह से उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा ही इस्तेमाल किया था। और जवाहरलाल नेहरू का भी यही कहना था कि भाई अगर हमने पावर छोटे लेवल पर दे दी तो देश की एकता अखंडता क्या नाम है वो ख़राब हो जाएगी, पावर हमें सिर्फ सेंट्रलाइज्ड रखनी चाहिए। उन्होंने ऐसा सोचा था, लेकिन बाद में उन्होंने या उनके और भी नेताओं ने इस तरह के प्रयास किए जिसकी वजह से राजीव गांधी हैं या हमारे नरसिम्हा राव गवर्नमेंट है, उन सभी के प्रयासों से फिर ये संविधान में आया। और एक अलग क्या नाम है ग्रुप उसके रूप में आया, सेक्शन के रूप में आया, या हम कह सकते हैं कि भी एक अलग जो शेड्यूल के रूप में आया, शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12। शेड्यूल 7 जो है वो पावर को डिवाइड करता है। शेड्यूल 7 पावर को डिवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के रूप में, क्योंकि इसमें लिस्ट दी हुई है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और शेड्यूल 11 और 12 ये बताता है कि राज्य की और जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें किस किस की पावर कितनी है। तो आप ये कह सकते हो शेड्यूल 11 और 12 को डाल दिया गया और उसको मजबूती दी गई। लेकिन यह मजबूती संविधान के अंदर भी दी जा सकती थी, और संविधान के अंदर दे दी जाती तो अब तक शायद, और हम कह सकते हैं कि भी अच्छे रूप में गांव का विकास हो चुका होता। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, इसकी मजबूती कैसे हुई वो हम आगे देखेंगे। अब देखो आप, जो पंचायती राज है ये लाना मजबूरी बन गया हमारे नेताओं की। एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरुआत की थी जवाहरलाल नेहरू ने, उसको बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1952 के अंदर। इस प्रोग्राम का जो सिस्टम था कि भाई हम रूरल रिकंस्ट्रक्शन करें, रूरल ट्रांसफॉर्म करें, सामाजिक और आर्थिक विकास करें गाँव का। ये पहला एक नियमित रूप से काम करने का कि गाँव को विकास किया जाए। लेकिन बात आती है फंड की। हमारा देश नया नया उस टाइम पर आज़ाद हुआ था, हमारे पास इतने फंड्स नहीं थे, ऐसा लगा उस टाइम की सरकारों को। और इस वजह से क्या नाम है, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को का ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। और इसके कई दूसरे वजह भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी इसके वजह हो सकते हैं, और गांव के लोग जो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, क्योंकि उनको इतनी क्या नाम है नॉलेज कहें या हम कहें, उनको इसके बारे में इतना बताया नहीं गया, व्याख्यान नहीं किया गया कि आपको कितना हेल्प करेगा।
लेकिन कुछ जगह पर इस तरह के सिस्टम हुए। एक इटावा प्रोजेक्ट के नाम से बहुत बड़ा फेमस है, जहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया इस इटावा प्रोजेक्ट की वजह से। तो आप ये कह सकते हैं कि भी 2 अक्टूबर 1952 को इस तरह के सिस्टम तो शुरू हुए, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कमेटी बनाई। उस कमेटी का और काम ये था कि भी आप ये बताएं कि ये जो सिस्टम था ये क्यों खराब हुआ। लेकिन 1953 में एक नेशनल एक्सटेंशन सर्विस भी बनाई थी कि क्या 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 नाम है, सीडीपी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें क्या क्या खामियां हैं, और उन खामियों में आपको ये बतानी है क्या क्या चीज़ें दुरुस्त की जा सकती हैं। तो राष्ट्रीय एक्सटेंशन हम विस्तारीकरण एक सर्विस लाए गए जिसका ये अर्थ था कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो फेल क्यों हुआ, उसके कारण जाने और उसको ठीक करें। अब इसका सिस्टम क्या निकल करके आया, ब्यूरोक्रेसी की वजह से, ज़्यादा पॉलिटिक्स हो गई उसकी वजह से, लोग इसमें शामिल नहीं हुए, ट्रेनिंग नहीं हो पाई, क्वालिफाइड स्टाफ था, और लैक ऑफ लोकल बॉडीज इंटरेस्ट, जो लोकल लोग थे उनका इंटरेस्ट कम था, लोकल बॉडीज का इंटरेस्ट कम था, लोकल स्टेट का इंटरेस्ट कम था, जिसकी वजह से सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये फेल हो गया। अब ये फेल हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई। अब इन कमेटी के ऊपर ही क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, किस कमेटी ने क्या राय दी और कौन सी कमेटी पहले आई थी, कौन सी कमेटी बाद में आई थी। ग्राम सचिव का पेपर था जो लीक हो गया था और कैंसिल हो गया था, उसमें इस तरह का सवाल आया हुआ था। अब आप देखें, पहली कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर आएगी अशोक मेहता कमेटी, आगे और भी कमेटी हैं, जनता दल गवर्नमेंट थी उस टाइम पर भी कमेटी बनाई गई, उसके बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट थे उसके बाद उस टाइम पर भी कमेटी बनाई गई। तो इन कमेटियों ने अपने अपने सजेशन दिए। हाँ, काफ़ी ज़्यादा कमेटियाँ तो बनी, लेकिन आखिर में 1992 में उन कमेटियों के कुछ कुछ पॉइंट लगा दिए गए। 1957 में इस कमेटी ने यही काम करी कि भी क्या हम करें, लैक ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन क्यों है, किस वजह से हुआ, गांव के लोगों को क्यों नहीं आ पाए, हम गांव के लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था से जोड़ क्यों नहीं पाए। गांव के लोग भी विकास चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि ये फेल हो गया। उसने कहा कि हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर 3 तरह का सिस्टम करना पड़ेगा। गांव के लेवल पर अगर हम बात करें तो हमें ग्राम पंचायत बनानी पड़ेगी। ब्लॉक लेवल, थोड़े थोड़े क्लस्टर ऑफ विलेजेस, थोड़े गाँव को ग्रुप इकट्ठा किया, उनको पंचायत समिति बनाना पड़ेगा। और एक जिले की, जिस जिले में है, जिस जिले की है तो उसके जिला परिषद बनानी पड़ेगी। और ये पंचायत समिति जो है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें चेक आउट करेगी। और जो जिला परिषद है वो ये चेक करेगी कि एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी, मतलब ये कोऑर्डिनेट करेगी आपस में इन तीनों के बीच में, और उसी प्रकार से उस गांव का, उस राज्य का विकास होगा। तो उसने 3 टियर PRIP पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में कहा। अब क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की इसने बात करी, ये होगा चेयरमैन किसका, जिला परिषद का। ये थी बलवंत राय मेहता कमेटी की हम कह सकते हैं कि भी कुछ ना कुछ सजेशंस थे, कितने इसमें से लागू हुए और बाकी कमेटीज ने आगे क्या सजेशन दिए वो हम आगे पढ़ेंगे। अब क्या है, इसमें और भी चीज़ें दी गई थी, बताई भी गई थी, और कुछ राज्यों ने इसको इम्प्लीमेंट भी किया। अब क्या था, इसका एक मेन बात कहना था कि एडुकेट रिसोर्सेज नहीं थे, ट्रांसफर नहीं हुई पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। राज्य से केंद्र सरकार ने कुछ चीज़ें राज्यों को दे दी, राज्य से ये गांव तक नहीं पहुंच पाई। ये इसने ये भी कारण जाना। इसने ये भी कहा कि हम जितने भी कंडीशंस थी उसके बेस पर नेशनल डेमोक्रेटिक काउंसिल जो थी उसने कुछ सजेशन मान लिए गए जवाहरलाल नेहरू की। हम कहें कि भी जैसे आज के टाइम पे क्या बोलते हैं नीति आयोग है, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे प्लानिंग कमीशन था, और ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था। आज के टाइम पे इन्हीं को क्लबिंग करके नीति आयोग बना दिया गया है, या नया नाम कह सकते हैं नीति आयोग। तो ये उस टाइम पर था प्लानिंग कमीशन या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो जवाहरलाल नेहरू ने इन सारी बातों को मान लिया। अब क्या हुआ,
डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब वही लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण करना चाहिए, तभी गांवों के लेवल तक लोकतंत्र पहुंच पाएगा। इसी से राजस्थान का, हम कहें राजस्थान में नागौर के अंदर ये व्यवस्था शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1959 को, 1959 को। क्वेश्चन यही आता है कहाँ पर इसकी शुरुआत की गई, राजस्थान के नागौर में शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1959 को। इसी को देखते हुए आगे नवंबर में काफ़ी ज़्यादा और भी राज्यों ने शुरुआत तो कर दी कि भी हाँ भी हम इस व्यवस्था को अपनाएंगे। कुछ राज्यों ने न्याय पंचायत की भी व्यवस्था की ताकि वहीं पर न्याय भी हो सके सिविल और क्रिमिनल केसेस का। तो शुरुआत तो इसकी हुई, ऐसा नहीं है शुरुआत नहीं हुई, लेकिन वही बात है, शुरुआत हुई लेकिन शुरुआत के बाद राज्यों को ये लगा कि शायद हमारी जो पावर हैं वो अब जाने लग रही हैं, और पावर को वो लोग जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अगर एक एमएलए के आगे एक लोकल लीडर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो शायद ऐसा होगा कि उस लोकल लीडर को लोग ज़्यादा ही सब कुछ मानने लग जाएंगे, क्योंकि उसने ही गाँव के अंदर विकास किया है। ऐसा हो सकता है, अब हुआ है नहीं हुआ है वो आप सभी जानते हैं। अब क्या है, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी आई, बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद। तो सवाल ये भी आता है सबसे पहले कौन सी कमेटी आई, बलवंत राय मेहता कमेटी आई सबसे पहले, फिर अशोक मेहता कमेटी आई। इसने कहा 3 टियर सिस्टम की बजाय जो 3 टियर सिस्टम था, ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायतें थी, पंचायत समिति थी ब्लॉक लेवल पर, और जो तीसरा जो हमारा था जिला परिषद, अब इसने 2 लेवल बना दिए और जिले को ताकत दे दी। तो इसने 2 टियर सिस्टम की बात करी, जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम कहें डिस्ट्रिक्ट वो है, और मंडल पंचायत कह दिया जो ब्लॉक लेवल पर, मतलब कुछ 15,000 या 20,000 इतने ग्रुप ऑफ विलेजेस, मतलब मंडल पंचायत, मतलब इसने थोड़ा सा पार्ट कम कर दिया। और इसने कहा कि भी ऑफिशियल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, राजनीतिक तौर पर चुनाव लड़ें, राजनीतिक चिन्हों पर चुनाव लड़ें पार्टियां, राजनीतिक चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगी तो उससे क्या होगा, पार्टी को ये पता लगेगा कि भी हाँ लोकल लेवल पर, गांव के लेवल पर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आपको पसंद करते हैं लोग या नहीं। इसने ये भी कहा कि कंपलसरी पावर ऑफ टैक्सेशन, ये टैक्सेशन की पावर कंपलसरी उनको दे दी जाए, वो टैक्स लगा सकें। अगर कोई मेला लगाते हैं तो मेले पर भी टैक्स लगा सकें, कोई मान लो सपोज उन्होंने टोल टैक्स, कोई सड़कें बनी है, मतलब उनको सारे ऑक्ट्रॉय टैक्स, मतलब टैक्स, ये सारे टैक्स लगाने की उनको कंपलसरी पावर दे दी जाए। और ये कहा गया जो डेवलपमेंट के फंक्शन है वहाँ पर, जैसे एग्जीक्यूटिव बॉडी जो हमारी पंचायत समिति थी, यहाँ पर जिला परिषद एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और सारे के सारे जो जिले के अंडर में आने वाले स्टाफ हैं वो इसी की मानेंगे, मतलब इसी के कंट्रोल में रहेंगे। ये नहीं कि भी राज्य सरकार के एमएलए और भी क्या नाम है इनको डायरेक्शन दे रहे हैं, मतलब इसके अंडर में रहकर लोकल लेवल पर ही उस जिले के अंडर में रहकर जिले के ही जो कर्मचारी उसी की बात मानेंगे। और एक मिनिस्टर भी बनाना चाहिए पंचायती राज का, जो कि इस सारे जितने भी काम वर्क जो दिए गए हैं या करवाए गए हैं, इन सारे वर्क को वो अच्छी तरीके से ऑब्जर्व भी कर सके और उनको देख भी सके कि भी हाँ भाई ये इन्होंने काम किए हैं कि नहीं किए हैं। ये सजेशन थे अशोक मेहता कमेटी के। अब है अशोक मेहता कमेटी ने और क्या क्या बातें कही। अशोक मेहता कमेटी ने ये कहा कि जो हमारी क्या बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट है उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करेगी, इसकी पावर के ओवर पावर करेगी, तो भी इसका कोई फायदा नहीं है। और क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, संविधान के अंदर ये आना चाहिए कि भाई कि ये पंचायती राज व्यवस्था का भी कोई वजूद है। ये सारी रिकमेंडेशन दी थी अशोक मेहता कमेटी ने। इससे पहले आई थी बलवंत मेहता कमेटी, अब ये थी अशोक मेहता कमेटी। इसके बाद और भी कमेटीज आई हैं, लेकिन यहाँ पर कर्नाटका जो था इसने सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया। वेस्ट बंगाल जो था, आंध्र प्रदेश था, इन्होंने इफेक्टिवली कुछ ना कुछ इसमें काम करने की कोशिश की है। अब क्या है, इसके बाद और भी कमेटीज आई, हनुमंत राव कमेटी थी, सरकारिया कमीशन था, जीवी के राव 1985 राजीव गांधी ने बनाई, एलएम सिंह भी राजीव गांधी ने, पी के थुंगन एक ज्वाइंट कमेटी थी पार्लियामेंट की सब कमेटी, जिन्होंने सजेस्ट किया हाँ भी लगना चाहिए, हरलाल सिंह खैरा 1990। तो ये आता है कि कौन सी कमेटीज पहले आई थी। अशोक मेहता कमेटी जनता दल गवर्नमेंट के पास उस टाइम पर बनाई गई थी 1977 में। इससे पहले 1959 में हमारी बन चुकी है बलवंत राय मेहता कमेटी।
हनुमंत राय का 1983, ये सारे ईयर हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं कौन सी कमेटी कब बनी थी। तो ये क्वेश्चन एक तो कमेटी से ये भी आता है, और कमेटी किस कमेटी ने क्या सजेशन दिया ये भी आता है। अब आती है हमारी तीसरी कमेटी, जीवी के राव हम कहें कमेटी। अब इस कमेटी का निर्माण आता है कि किसने किया। अभी तक तो गवर्नमेंट लगाती थी, अपॉइंट करती थी। इस कमेटी को अपॉइंट किया था प्लानिंग कमीशन ने। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी ऐसी कमेटी थी कि प्लानिंग कमीशन ने जिसको बनाया था, वो थी जीवी के राव। यह प्लान, इससे पहले जितनी कमेटी थी वो गवर्नमेंट ने बनाई थी, गवर्नमेंट ने डायरेक्टली, लेकिन यहाँ प्लानिंग कमीशन ने डायरेक्ट इसको अपॉइंट किया था जीवी के राव ने। अब इसका काम, इसने एक ही बात कही कि ज़्यादा ब्यूरोक्रेटाइज्ड हो गया है सिस्टम। जब तक ब्यूरोक्रेसी का इंटरफेरेंस रहेगा, हम ग्रास, इसने यूज़ किया डेमोक्रेसी को, हम ग्रास विदाउट रूट, मतलब अगर हमने ब्यूरोक्रेसी इसमें ज़्यादा रही तो घास तो होगी जिसकी जड़ें नहीं है, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये मजबूत नहीं कर पाएगी। तो ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म किया जाए, मतलब या कम किया जाए। उसने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल वही बेसिक यूनिट ऑफ प्लानिंग होगी। इससे पहले वाली कमेटी ने भी यही बात कही थी, जो हमारी अशोक मेहता कमेटी थी। लेकिन इसने एक बात कही कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बजाय एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की व्यवस्था की जाए, और यह सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा जिला परिषद का, इसका और किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये काम करेगा सिर्फ इसी के हक के लिए, और बाकी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रूरल डेवलपमेंट वो डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल पर चलते रहना चाहिए। तो इसने कहा था कि भी एक अलग से एक पोस्ट क्रिएट की जाए, और वो पोस्ट सिर्फ इसी के काम करे। ठीक है, ये था जीवी के राव मेहता, जीवी के राव कमेटी। अब आता है जीवी के राव के बाद और कौन सी ऐसी कमेटीज थी। अब है 1986 में इस कमेटी को फिर दोबारा से वो देखने के लिए कि हाँ भाई और भी कुछ उसमें सुझाव आ सकते हैं, तो क्या होने चाहिए या क्या दिए जा सकते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन मिले, संविधान के अंदर जगह मिले। आप देखो कितनी कमेटीज ने ये कहा है संविधान के अंदर जगह मिले, न्याय पंचायत की व्यवस्था हो, और इसमें क्या है, क्लस्टर ऑफ विलेजेस, कुछ विलेजेस का एक ग्रुप बना दिया जाए, और इसमें अच्छे जजेज, क्वालिफाइड जजेज लगाए जाएं। एक जुडिशनल ट्राइब्यूनल की व्यवस्था करने की बात भी कही इसने। अब ये जो सारी व्यवस्था की बात कही थी, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, हमेशा इलेक्शंस की बात थी, ये कही थी एलएम सिंघवी कमेटी ने। तो 1986 में ये बनाई गई। इससे पहले जीवी के राव कमेटी थी, उसने सिर्फ एक अलग से ऑफिसर बनाने की बात कही थी, और इसने ये बात कही संविधान के अंदर इनको दर्जा मिले, जगह मिले, ताकि रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। सरकारें इलेक्शन ही नहीं करवाती थी, पंचायतों के सरपंच ही नहीं चुने जाते थे। अब बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 20-22 सालों तक चुना ही नहीं गया कोई भी सरपंच, या कोई चुनाव ही नहीं करवाए, सरपंच की तो छोड़ो, चुनाव ही नहीं करवाए। तो आप भी कह सकते हो कि भी राज्यों की ताकत को थोड़ा सा कम करने के लिए संविधान के अंदर इसकी व्यवस्था करने की बात की गई। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक पी के थुंगन सब कमेटी बनी, ताकि वो कि भी हाँ भी क्या फाइनल हो। पार्लियामेंट कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई, सब कमेटी पी के थुंगन 89 में। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने पास किया इन सारी कमेटीज के बेस पर 64th संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में ये फेल हो गया, इसलिए ये अभी नहीं करवा पाए। फिर उसके बाद थी वीपी सिंह गवर्नमेंट आई थी, वीपी सिंह गवर्नमेंट भी गिर गई थी, वो भी नहीं करवा पाई। उसके बाद नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने राजीव गांधी गवर्नमेंट के सपने को पूरा किया, और इस लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही इस बिल को पास करवाया। 22 और 23 दिसंबर को हम बात कहें, ये राज्यसभा और लोकसभा से पास हो गया, और 17 राज्यों ने भी अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, और 24 अप्रैल 1993 से ये पूरे देश में लागू हो गया। और एक साल के अंदर अंदर अब पूरे सभी राज्यों को इस कमेटी के अंदर जितने भी इन कमेटी ने जो सजेशन दिए थे, उसमें से जो कानून बनाया था सरकार ने, उसके आधार पर बनाना अपने राज्य के अंदर कानून जरूरी हो गया, और हर 5 साल में चुनाव करवाने भी जरूरी कर दिए। तो आप ये समझ सकते हो कि जो ये चीज़ें आई हैं, इतनी सारी कमेटीज ने सजेशन दिया,
बलवंत राय मेहता कमेटी ने सजेशन दिया, अशोक मेहता कमेटी ने सजेशन दिया, जीवी के राव कमेटी ने सजेशन दिया, एल एम सिंघवी ने सजेशन दिया, पी के थुंगन ने सजेशन दिया, हरलाल खेरा ने सजेशन दिया, सरकारिया कमीशन भी आया। अभी ये इतने सारे कमीशन की वजह से ही संविधान के अंदर बदलाव किया गया और 1992 के अंदर हमारा संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। आगे हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में और गहराई से भी डिस्कस करेंगे, और जो शहरों में म्यूनिसिपैलिटी उसके बारे में हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इसलिए आप जुड़े रहिए स्टडी टाइम्स एप्लीकेशन और स्टडी टाइम्स यूट्यूब चैनल के साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार।